नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी फायर जीके में। और हम लोग इकोनॉमिक्स की एक सीरीज़ लेने वाले हैं और जो कि पूरा 2024 का जो मेंस का सिलेबस आपके समक्ष राज्य सेवा का प्रस्तुत किया गया है। और उसमें जो पेपर थर्ड का जो पार्ट ए है उसमें पूरी इकोनॉमिक्स का अपन लोग आज तो सिलेबस डिकोड करेंगे। इसके बाद हम लोगों की पूरी विस्तृत सीरीज रहेगी जो पूरी इकोनॉमिक्स के डेटा टर्म्स कॉन्सेप्ट पर ही रहेगी। तो सिलेबस जैसा कि आपको पता है कि पेपर थर्ड 2020 में क्या होता था कि सिलेबस हम लोगों का यूनिट डिवाइड था पर इकोनॉमिक्स का वेटेज नहीं था उतना। इस बार क्या किया है, पेपर थर्ड को उन्होंने पार्ट में डिवाइड किया है। 2020 के सिलेबस में क्या था कि सिलेबस पूरा एक ही पार्ट में था, पूरा 300 नंबर का पेपर आता था। पर इस बार क्या होना है कि पार्ट वाइज हो गया है सब। आपने सिलेबस देख ही लिया होगा, तो पार्ट ए और पार्ट बी। अब जो पार्ट ए है ये भी 150 नंबर का है आपका, है ना। इसमें आपकी इकोनॉमिक्स रखी गई है। हालांकि इतनी भारी इकोनॉमिक्स नहीं है पर हाँ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक्स अपन समझ सकते हैं। तो पार्ट ए जो 150 नंबर का इकोनॉमिक्स है, इस पूरे खंड की लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन से बिंदु समाहित करे गए हैं। ठीक है, तो मैं एकदम शुरू से ही फर्स्ट यूनिट से ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसमें थोड़ा देखिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें सबसे पहला तो फर्स्ट यूनिट दी हुई है ना। इसमें तो बेसिकली इसकी जो टाइम लाइन है या इसकी जो टैग लाइन है वो तो ये बोला गया है कि इंडियन इकोनॉमिक्स जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू कौन से हैं, मतलब फंडामेंटल चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे अपन लोग। जैसे अब फंडामेंटल चीज़ों में क्या जाएगा, अब इसमें आ जाएगा आपका अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, है ना। हमारी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं आ जाएंगी। विशेषता में भाई हमारी अर्थव्यवस्था के सकारात्मक पक्ष कौन से आ रहे हैं, नकारात्मक। जैसे मैं एक तो ये बोल सकता हूँ आपको कि जैसे अपने सकारात्मक देखो तो हम लोगों का फॉरेन रिजर्व अभी कोविड के टाइम पे बहुत गिर गया था, लेकिन अब फिर से वो इंक्रीज़ करने लगा है। इसके अलावा आप देखो हमारा इकोनॉमिक सेक्टर का, खासकर जो टर्सरी सेक्टर है, वो धीरे धीरे बूम कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। और आप देखो इंडियन इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर है, जो आपका प्राइमरी सेक्टर है, इसका जो वेटेज है काफ़ी डाउन हो रहा है ना। तो हम इस पूरे टॉपिक में विशेषताओं में ये देखेंगे आखिर हमारी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या रही हैं। जो वर्तमान पहलू है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, इसमें हमारी अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है, हमारी अर्थव्यवस्था में हमें कौन से सकारात्मक तत्व देखने को मिल रहे हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से नकारात्मक गुण देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किसमें डिस्कस करेंगे, विशेषताओं में डिस्कस करेंगे। उसमें आपका तुम्हारा नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, है ना, हेल्थ है, एजुकेशन, फॉरेन डेट कैसा है हम लोगों का, है ना, और फॉरेन रिजर्व कैसा है, रेमिटेंस कितने प्राप्त हो रहे हैं। तो जितनी भी एक अर्थव्यवस्था की विशेषताएं होती हैं, अर्थव्यवस्था के प्रमुख पहलू होती हैं जिस पर किसी भी देश का भविष्य आधारभूत ढांचा टिका होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें, विशेषताओं में। इसके बाद एक और आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने एक संकल्पना चलाई, विकसित भारत, है ना, ये विकसित भारत संकल्पना 2047। तो इसका विजन क्या है, आखिर इसमें कौन कौन से तत्व समाहित किए गए हैं, भारत सरकार का इसको लेकर के विजन क्या है, सरकार का ध्यान क्या है, सरकार क्या करना चाह रही है, वो सारी चीज़ें आप लोग इसमें देखेंगे। इसके बाद इसी में कृषि वाला भी है ना, कृषि है। इसके अलावा इसी में उद्योग भी आप देखोगे, आपको उद्योग भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें सेवा क्षेत्र, है ना, सर्विस सेक्टर। तो इसमें देखो इंडियन इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, इनका कितना योगदान है, वेटेज कितना है, कहाँ पे हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, कहाँ पे हम लोगों के सामने चुनौतियाँ हैं, है ना। खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या आपने देखा होगा तीव्रता से कि हम लोगों के यहाँ का सर्विस सेक्टर तो बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर तो भाई इंक्रीज हो रहा है, पर आप देखोगे इसी में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है कहीं ना कहीं क्या हुआ, लेट डाउन हुआ है ना। तो आखिर एग्रीकल्चर का जो वेटेज है वो हमारी इकोनॉमी में घट रहा है। लेकिन ये बात भी सही है, विभिन्न अर्थशास्त्रियों का मत देखा जाए तो वो तो यही बोलते हैं कि भाई जितना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का वेटेज घटेगा, सर्विस सेक्टर बूम करेगा, वो उस देश की इकोनॉमी उतनी तेज़ी से इंक्रीज होगी। तो वो तो एक हिसाब से इकोनॉमिक टर्म के हिसाब से देखा जाए तो एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम देखेंगे कि कृषि में कौन सी समस्याएं बन रही हैं जिसके कारण ये सब हो रहा है ना। इसके अलावा एक
पॉइंट निकल के आता है राष्ट्रीय आय। तो नेशनल इनकम आपको पता ही होगा, वो राष्ट्रीय आय तो पुराना टॉपिक है, रख दिया वहाँ से उठा करके, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि राष्ट्रीय आय ज्यों का त्यों टॉपिक रखा हुआ है। उसमें विभिन्न अवधारणाएं भी पढ़ेंगे अपन लोग, निकालेंगे नेशनल इनकम कैसे निकाली जाएंगी, है ना, उत्पाद विधि, व्यय विधि, सारी इसमें देखेंगे अपन लोग। इसके बाद प्रमुख फसलें, है ना, फसलें अपन लोग देख रहे हैं, है ना, फसलें, ये फसलें अपन को देखना है इंडिया के कॉन्सेप्ट में, ठीक है, इंडिया के उसमें देखना है परिप्रेक्ष्य में, एमपी के परिप्रेक्ष्य, तो यहाँ पे फसलें देखेंगी। और फसल का पैटर्न, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आखिर फसल का पैटर्न क्या है हमारे यहाँ, एग्रीकल्चर का पैटर्न क्या है, कितने क्षेत्रों में बुवाई, है ना, खाद्यान्न फसलें कितनी कितनी बोई जा रही हैं, दलहन तिलहन, है ना, इनका उत्पादन क्या हो रहा है, कितने हेक्टेयर में बोई जा रही हैं, है ना, और इसमें भविष्य की संभावनाएं क्या है, और भारत सरकार इसको लेकर के कौन कौन से प्रोजेक्ट चला रही है, सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं भैया, इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो नोट डाउन करते चलें, आप चाहें तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ऐसा मानना, पर्सनली मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी तैयारी करता हूँ, तो मुझे मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए भाई, है ना, कि सिलेबस में आप क्या पढ़ने वाले हो। अब पढ़ने वालों सिलेबस आपको एक हिसाब से याद ही होना चाहिए सबको, जितना ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी उतना अच्छा रहेगा, है ना। तो सिलेबस याद रहेगा, और सिलेबस के अंदर जो सब पॉइंट्स हैं उसके, सिलेबस तो देखो एक लाइन लिख दी उसने, लेकिन उसके अंदर यदि इसको खोलोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो सिलेबस के डायमेंशंस जो हैं वो डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए, और एक बार सिलेबस के डायमेंशंस क्लियर हो गए, मुझे लगता है कि आप उस सिलेबस को जल्दी से पढ़ पाओगे, डिकोड कर पाओगे, समझ पाओगे आखिर उसकी अप्रोच क्या है, आपसे मांग क्या रहा है, वो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। इसके बाद आता है चुनौतियाँ, ये फसल उत्पादन की ही चुनौतियाँ हैं, है ना। इसमें बोल रखा है उसने कि घटती उत्पादकता, हाँ तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में अपन लोग देख लेंगे, है ना, घटती उत्पादकता एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग ये देख लेंगे, इतना याद रखना। इसके अलावा किसान संकट, आखिर किसानों को संकट, आपने देखो ऋणग्रस्तता, किसान आत्महत्या, है ना, किसान आत्महत्या कितनी बहुत सारी हो रही, तो वो ऋणग्रस्तता वाला टॉपिक हो गया। और हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी, आखिर हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्शन क्यों घट रहा है ना, क्लाइमेट चेंज भी उसमें एक बहुत बड़ा रीजन है। तो सारी चीज़ें जो चाहे घटती उत्पादकता हो या फिर किसान संकट हो, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा इसमें मौसम पर निर्भरता, वो वही बात आ गई घूम फिर करके, मौसम पर निर्भरता। तो अब देखो इसमें इसने क्या बोल दिया, इसमें बोलते चुनौतियाँ, एक टॉपिक डाल दिया, इसमें कुछ नहीं करना अपन को, चुनौतियों में सीधे ये लिखना है कृषि क्षेत्र की चुनौतियाँ, है ना, कृषि क्षेत्र की चुनौतियाँ, अपन ने ये टॉपिक बना लिया। अब कृषि क्षेत्र की चुनौतियाँ टॉपिक बना लिया, अब उसमें चुनौतियाँ कई प्रकार की होती है भाई एग्रीकल्चर में। एक तो होती है प्राकृतिक चुनौती, भाई जो मौसम पर निर्भरता है प्राकृतिक चुनौती है। एक संस्थागत होती है कि भाई उसको सपोर्ट कौन कर रहा है ना, कितने हमारे यहाँ संस्थाएं हैं जो लोन दे रही हैं, कर्ज दे रही हैं, वही तो पता होना चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें अपन को संस्थागत चुनौतियों में। इसके अलावा सामाजिक चुनौतियाँ, है ना, आखिर एक किसान को फसल उत्पादन में कौन कौन सी सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें अपन लोग प्राकृतिक चुनौती पढ़ लेंगे, संस्थागत चुनौती पढ़ लेंगे, सामाजिक चुनौती पढ़ लेंगे। तो मुझे लगता है घटती उत्पादकता, किसान संकट, मौसम पर निर्भरता, ये सारे टॉपिक अपने आप कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपन लोग आगे, सरकारी पहल। अब सरकारी पहल मतलब अभी वही चीज़ है कि आखिर एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट कौन सी प्रोग्राम चला रही है। तो इसमें प्रोग्राम्स, अब चुनौती है तो चुनौती का समाधान चाहिए, समाधान के लिए सरकार क्या करेगी, समाधान के लिए सरकार कोई ना कोई प्रोजेक्ट चलाएगी। तो सरकार प्रोजेक्ट चला रही है, तो उसमें तो हालांकि इसमें मेंशन कर रखा है दो योजना, एक तो किसान सम्मान निधि, है ना, याद रखना, पीएम किसान सम्मान निधि इसमें मेंशन करी गई है। इसके अलावा इसमें NSMA भी इसमें, है ना, मेंशन करा गया है ना, दो योजनाएं मेंशन करी गई एग्रीकल्चर के लिए पर, और साथ में एक टॉपिक जोड़ दिया विभिन्न योजनाएं। तो उसमें देखो आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पढ़ोगे, है ना, इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पढ़ोगे, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना पढ़ोगे, है ना, मत्स्य से रिलेटेड जो भी योजनाएं होंगी वो पढ़ोगे आप। इसके अलावा एग्रीकल्चर की और जो भी योजनाएं हैं, दलहन तिलहन से संबंधित, फसलों से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी पढ़ोगे। केवल इसमें हालांकि दो योजनाएं मेंशन करी हैं, पर दो नहीं पढ़ना, उसके साथ साथ आपको 5-10 योजना जो भी मिल जाए एग्रीकल्चर सेक्टर की, जो भी हाल फिलहाल में चालू हुई है। इसके अलावा 2005 से पहले और 1990 से लेकर 2005 के बीच में जो भी कृषि से संबंधित योजनाएं, वो भी अपन लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोनों चीज़ें हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो याद रखना प्रोग्राम्स में पहले चुनौतियाँ, भाई चुनौतियों का समाधान एक तो साधारण तरीके से हो सकता है,
है ना। और इसके अलावा साधारण तरीके के अलावा और क्या हो सकता है, सरकार इसके लिए क्या कर सकती है, तो सरकारी प्रोजेक्ट भी हम लोग देखेंगे, प्रोग्राम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देखेंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देखेंगे, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना देखेंगे, मेगा फूड पार्क योजना देखेंगे, ठीक है। तो सारी योजना पर लोग वहाँ पर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं भाई आगे, कृषि मूल्य। हाँ भाई देखो लिखा है कृषि मूल्य, है ना, और शॉर्टकट में पता है कृषि मूल्य लिखा जरूर इसने, पर इसका सीधे सीधे मतलब किससे है, अभी आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, किसान आंदोलन हुआ था, उसमें एमएसपी की मांग, तो इसमें डायरेक्ट लिखा नहीं है एमएसपी, पर अपन यहाँ पे एमएसपी भी पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। कृषि मूल्य नीति, है ना, कि आखिर कृषि मूल्य निर्धारण करने के लिए कौन सी नीति बनाई जाती है, कौन कौन इसमें शामिल होता है, क्या काम होता है, कौन सा बेस होता है जिसके आधार पर मूल्य निर्धारित किए जाते हैं फसलों के, वो भी हम लोग देखेंगे। विपणन और वित्त, देखो विपणन वित्त, विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग। आखिर एग्रीकल्चर का मार्केटिंग के लिए क्या क्या उपाय किए जाना चाहिए, इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, सरकार इसके लिए क्या क्या कर रही है ना, और आगे की संभावनाएं क्या है, वो अपन देखेंगे विपणन वाले टॉपिक में। खासकर वित्त, पैसा सबसे बड़ी दिक्कत है। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है पैसा की, है ना। जब पैसा ही नहीं होगा, जब सरकारी संस्थाएं नहीं होंगी, क्योंकि भाई अल्टीमेट एग्रीकल्चर को सपोर्ट कौन करता है, सरकार, क्योंकि सरकार आपको पता है कि निम्नतम दरों पर क्या प्रोवाइड कराती है, लोन प्रोवाइड कराती है। अब आप साहूकार महाजन के पास जाओगे, है ना, तो क्या होगा उसमें आपको ऋणग्रस्तता का शिकार होना पड़ेगा, आपकी ज़मीन गिरवी रख ली जाती है, भाई आप नहीं चुका पाओगे निश्चित टेन्योर में, आपकी ज़मीन अपने नाम लिखवा लेंगे महाजन साहूकार। इसलिए सरकार ने क्या किया, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए तो संस्थाएं बनाई ना भाई, आरआरबी बने। आरआरबी का विजन क्या था, सहकारी समितियों का विजन क्या था, केसीसी आया, वो क्यों आया, चाहे केसीसी हो, चाहे आरआरबी का कॉन्सेप्ट हो, है ना, चाहे वो आपका सहकारी समितियां हो, चाहे सहकारी बैंक का कॉन्सेप्ट हो, ये सारे जो बैंक आए हैं ये ग्रामीण या लघु शाख या ग्रामीण शाख निर्मित करने के लिए तो लाए गए। तो बेसिकली इसमें वित्त लिखा है, वित्त का मतलब यहाँ पे फाइनेंस ग्रामीण शाख से है कि आखिर एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी वित्तीय संस्थाएं स्थापित की गई हैं, उनके काम क्या हैं, है ना, उनकी प्रोसेस क्या है ना, इनके दूरगामी परिणाम क्या, लाभ क्या हो रहे हैं, इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आ रही हैं, वो सारी चीज़ें अपन लोग इसमें पढ़ेंगे, वित्त वाले टॉपिक पढ़ लेंगे। इसके बाद चलते भाई मूल्यवर्धन के लिए कृषि स्टार्टअप। भाई ये बड़ा हॉट टॉपिक है, एग्रीकल्चर स्टार्टअप, है ना। आपको लगेगा, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ नया है। यदि आप लोग थोड़ा सा भी बेसिक समझ रखते होंगे इकोनॉमी की, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई नई चीज़ है। देखो इसमें आप सिलेबस में देखोगे, सिलेबस में लिखा है मूल्यवर्धन के लिए कृषि स्टार्टअप, कि भाई अगर किसानों की, है ना, कृषि या कह सकते हैं किसानों की आय आपको डबल करनी है ना, डबल करनी है, तो आपको फसल का मूल्यवर्धन करना पड़ेगा, है ना। अब मूल्यवर्धन के लिए दो तरीके हैं, एक तो मेगा फूड पार्क, है ना, मेगा फूड पार्क स्थापित कर दो आप, है ना, या तो आप कृषि स्टार्टअप करो कोई, है ना, कृषि स्टार्टअप। तो कृषि स्टार्टअप का मतलब कृषि से संबंधित जो व्यवसाय हैं, कृषि से संबंधित जो रोजगार, जैसे आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले एक ई नाम पोर्टल आया था, ई नाम पोर्टल, वो मंडी से संबंधित था कि आप उसमें रजिस्टर्ड करवा के कहीं भी अपना माल बेच सकते हो, मतलब अनाज जो आपका खाद्यान्न है, दलहन तिलहन, कहीं भी आप बेच सकते हो। तो ई नाम पोर्टल एक प्रकार का कृषि स्टार्टअप तो ही है। तो इसमें से जितने भी कृषि स्टार्टअप्स होंगे वो हम लोग देख लेंगे, और उसमें देख लेंगे मतलब कृषि का प्रसंस्करण, क्या क्या कृषि से संबंधित कहाँ कहाँ पे हम लोग प्रसंस्करण कर रहे हैं, संभावनाएं कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन सी फसलों का प्रसंस्करण किया जा सकता है, चुनौतियाँ क्या आ रही हैं, सरकार इसमें कौन कौन से इंटेंसिव दे रही है ना, किसानों को किसान किस ओर ध्यान करें कि, है ना, उनका लाभ सुनिश्चित हो, ठीक है। तो वो अपन लोग इसमें देख लेंगे। इसके बाद आता है भारत में औद्योगिक नीति, ये पुराना टॉपिक है बेटा, भारत में औद्योगिक नीतियाँ। औद्योगिक नीतियाँ मतलब जितनी भी औद्योगिक नीति रहेंगी अभी तक, है ना, 1952 से लेकर के 1990 वाली, है ना, उसके बाद नवीन लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, सारी चीज़ें अपन लोग औद्योगिक नीतियाँ जितनी भी रही हैं, नई पुरानी सभी औद्योगिक नीतियाँ अपन यहाँ पे देख लेंगे। आखिर उन औद्योगिक नीतियों का विजन क्या रहा, कॉन्सेप्ट क्या रहा, भाई किस ओर काम कर रही हैं, इनके क्या लाभ हुए, आगे और उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। औद्योगिक नीतियाँ, बहुत सारी औद्योगिक नीतियाँ, कम से कम 4 औद्योगिक नीतियाँ अपन लोग उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन लोग आतिथ्य पर्यटन। देखो भाई, अब देखो अब लोग इसमें स्पेशल मेंशन कर दिया भैया, आतिथ्य मतलब कि यदि कोई फॉरेनर आ रहा है यहाँ पे, है ना, काय के लिए, पर्यटन के लिए, है ना, तो आखिर आतिथ्य मतलब आतिथ्य के लिए, पर्यटन के लिए हम लोग कौन कौन से एक तो उपाय कर सकते हैं, है ना, हमारे यहाँ संभावना क्या बन रही है बेटा, है ना, उपाय क्या हैं, हमारे यहाँ संभावना क्या बन रही है, और संभावना के अलावा हमारे यहाँ चुनौतियाँ क्या हैं, है ना, चुनौतियों के अलावा पर्यटन के विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो चाहे
पर्यटन के उपाय के लिए कोई भी हम पर्यटन मतलब पर्यटन बढ़ाने के लिए कोई उपाय कौन कौन सा कर सकते हैं हम लोग। संभावना, हमारे यहाँ पर्यटन में संभावना कौन सी है, हमारे यहाँ पर्यटन में चुनौतियाँ क्या हैं, पर्यटन के विकास के आयाम क्या हो सकते हैं, हमारे यहाँ किस प्रकार का पर्यटन की नीति हो सकती है जिससे कि विदेशी जो पर्यटक है वो हमारे यहाँ आकर्षित हों। क्योंकि आपको पता है ये कहीं ना कहीं किसमें योगदान देते हैं, ये हमारे विदेशी मुद्रा अर्जन में योगदान देते हैं। टॉपिक में सीधे सीधे लिखा है भाई कि आतिथ्य और पर्यटन, आतिथ्य और पर्यटन पढ़ना अपन को, क्योंकि ये क्या है, विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा सोर्स है ना। तो विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा सोर्स है। तो उसमें लास्ट में ये जोड़ दिया विदेशी मुद्रा आय में योगदान, कि आखिर उसमें डेटा पढ़ेंगे अपन लोग कि भाई आखिर जितने फॉरेन ट्रेवलर हमारे यहाँ आ रहे हैं वो आखिर हमारी इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से यूनिट फर्स्ट में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू हमने जाने, और आगामी दिनों में जो भी इकोनॉमिक्स की सीरीज रहेगी इसमें पूरा यूनिट फर्स्ट से लेकर के, देखो सिलेबस हमने डिकोड कर दिया है, आपको बढ़िया नोट कर लेना इसका। यूनिट फर्स्ट अपन जल्दी जल्दी इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो भाई ये याद रखिएगा आप लोग, इतना टॉपिक है ये प्योरली इंडियन इकोनॉमी है। इसमें डेटा पर बात होगी, फैक्ट्स पर बात होगी, कॉन्सेप्ट पर बात होगी, प्रोग्राम्स पर बात होगी, चुनौतियों पर बात होगी, उपाय पर बात होगी, इंस्टीट्यूशंस पर बात होगी, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी इकोनॉमी के आयाम हो सकते हैं, डायमेंशंस हो सकते हैं, उन सबों पर अपन लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। आगामी कल परसों से हम लोग कंटिन्यूस सीरीज पर काम करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।